नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अलवर की खबर के साथ। अलवर में जहां बहरोड उपखंड क्षेत्र के बिचपुरी गांव में बिल्डर और किसानों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में शनिवार रात को एक नया मोड़ आ गया। पहले तो पुलिस ने धरना स्थल पर पहुंचकर टेंट उखाड़ दिए, इसके साथ ही एक युवक को भी हिरासत में ले लिया। फिर क्या, मामले ने तूल पकड़ लिया। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण नीमराणा थाने के गेट पर धरना देने बैठ गए। थाने का रात 2 बजे तक ग्रामीणों ने घेराव किया। ग्रामीणों का आरोप है कि स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से बिल्डर की ओर से जबरन उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये मामला बिचपड़ी गांव का है और ये एक बिल्डर है बाहर का, वो हमारी ज़मीन को हड़पना चाह रहा है। हमारा नाम पहले की रजिस्ट्री है, उसके बाद में दलालों के थ्रू वो डुप्लीकेट रजिस्ट्री करवा ली और हमें बेदखल निकालने की। अभी अचानक हमारा वहाँ धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा था, पुलिस प्रशासन गाड़ी गई, हम सब लोग घर चले गए थे। हमारे टेंट को तोड़ दिया, धरना को, हमारा प्रदर्शन को, और गांव से एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया पीछे से राह चलते को। इसलिए हम आए हैं पुलिस पास ना हमारे खिलाफ कोई ऑर्डर है कि पुलिस को कोई बेदखली का ऑर्डर दे रखा हो, हमें जाके अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राजेंद्र से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ पूरा मामला है? ये ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया। ये अलवर के बहरोड उपखंड इलाके के नीमराणा जो थाना क्षेत्र है, वहाँ का एक मामला है, जहाँ पर बिचपुरी गांव में एक द्वारा 46 बीघा जो जमीन है उसको लेकर के एक सौदा हुआ था और उसके बाद में ग्रामीणों और बिल्डर के द्वारा विवाद हो गया था। विवाद के बाद में बिल्डर के द्वारा अब ग्रामीणों के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। कुछ लोगों को अपने यहाँ नौकरी पर लगवाकर उनसे भी ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करवाए हैं। उस बात को लेकर के पिछले दिनों भी थाने का घेराव किया था, लेकिन बीती रात जब ग्रामीण धरने पर बैठे थे, देर रात को उस जो विवादित जमीन थी उस पर ग्रामीणों का धरना लगातार जारी था। पुलिस और प्रशासन की टीम है रात को वहां पर पहुंची और उनके टेंट और तंबू उखाड़ दिए। उस दौरान एक युवक को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। उसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और थाने का घेराव किया। इस दौरान सबसे बड़ी बात थी, कांग्रेस और भाजपा के नेता वो एक मंच पर एक साथ में खड़े होते दिखाई दिए और उन्होंने वर्तमान जो बहरोड विधायक हैं उसके ऊपर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि विधायक के दबाव में जो बिल्डर है उसको फायदा पहुंचाने के लिए पुलिस और प्रशासन नियम कानून को ताक पर रखकर कार्रवाई कर रहा है। तो कहीं न कहीं बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जनता परेशान है, उस बात को लेकर के पुलिस और प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, लेकिन बिल्डर को फायदा पहुंचाने के जो आरोप हैं वो लग रहे हैं। इस मामले की जो जांच की मांग की जा रही है। जी चलिए, ठीक है राजेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नागौर की। नागौर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ अनियंत्रित कार दीवार से टकराई है। हादसे में बता दें कि 2 लोगों की मौत हो गई है। 2 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। लाडनू क्षेत्र में बता दें कि ये पूरा हादसा हुआ है। नागौर जिले में ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित कार पहले दीवार से टकरा गई और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लाडनू क्षेत्र में ये बड़ा सड़क हादसा हुआ, दर्दनाक सड़क ये हादसा हुआ है, जहां एक अनियंत्रित कार दीवार से टकरा गई। कार में बता दें 4 लोग सवार थे, 2 लोगों की मौत हो गई है, 2 घायल हो गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी महेंद्र से, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस हादसे को लेकर? देखिए, ये सड़क दुर्घटना नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र में हुई है, जिसमें एक कार अनियंत्रित हो गई थी और अनियंत्रित कार दीवार से जा टकराई थी। इस दुर्घटना में कुल 4 जने सवार थे। एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं जो दूसरा घायल था उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी और बाकी जो 2 घायल है उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया, जहां उनका अभी इलाज चल रहा है। दुर्घटना के बाद पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया। जो दूसरे व्यक्ति का शव है उसे भी मोर्चरी में रखवाने की कार्रवाई पुलिस ने कर दी है। अभी जो 2 घायल है उनका हायर सेंटर में अभी इलाज चल रहा है। जी महेंद्र, ये हादसा हुआ कैसे? मतलब कार अनियंत्रित हो गई तो क्या कोई जानवर कार के आगे आ गया था या ड्राइवर की झपकी लगी? किस वजह से ये हादसा हुआ पूरा? देखिए, ये देर रात्रि के अंदर दुर्घटना हुई है, जिसमें ये सामने आया कि गाड़ी जो कार की जो रफ्तार है वो तेज थी और इस तेज रफ्तार के कारण
कार अनियंत्रित हो गई थी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जो सुनारी गांव का 40 वर्षीय नानू सिंह है, उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उनका जो साथी है, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तेज रफ्तार के कारण रात्रि के समय दीवार नजर नहीं आई और कार दीवार में जा घुसी, जिसके चलते ये पूरी दुर्घटना हुई है। जी महेंद्र, 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, उनकी हालत फिलहाल कैसी बनी हुई है? क्योंकि कार की तस्वीरें हम देख सकते हैं, विजुअल्स में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है कार भी। देखिए, उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। उनकी हालत गंभीर थी, इसीलिए उन्हें हायर सेंटर भेजा गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। मौके से दुर्घटना के बाद 3 जनों को हायर सेंटर भेजा गया था, जिनमें से एक की मौत हो चुकी है। एक नानू सिंह नामक जो व्यक्ति है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बाकी जो 2 घायल है, उनका भी हायर सेंटर में इलाज चल रहा है और लाडनू SHO सहित जो पुलिस की टीम है, वो इस दुर्घटना को लेकर अब जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। जी ठीक है महेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर आपको बता दें, जालौर के साचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत सामने आई है। बेहोशी की हालत में साधु ने एक महिला से रेप किया। जड़ी बूटियों का पाउडर पिलाकर महिला को पहले बेहोश किया, फिर पीड़ित महिला को पिस्टल दिखाकर धमकाया। उसके आपत्तिजनक फोटो वीडियो खींचे और सोशल मीडिया पर उन्हें वायरल कर दिया। वहीं महिला ने थाने में अब साधु के खिलाफ केस दर्ज कराया है और वीडियो वायरल करने की बता दें कि इस साधु ने धमकी भी दी। वहीं संत ने आरोप लगाया और महिला से 5,30,000 रुपए वसूले हैं। हरियाणा के रुड़की का रहने वाला है ये साधु। बड़ी खबर जालौर से, जालौर के साचौर क्षेत्र में साधु की घिनौनी करतूत सामने आई है। बेहोशी की हालत में एक महिला से साधु ने रेप किया। महिला को जड़ी बूटियों का पाउडर खिलाकर उसे बेहोश किया। आगे बढ़ेंगे और खबर देख लेते हैं अलवर से। अलवर में बदमाशों ने एटीएम की लूट करी है। एटीएम को काट कर नकदी लेकर ये बदमाश फरार हो गए हैं। बता दें कि लग्जरी कार से पहले 5 बदमाश आए थे और इन बदमाशों के साथ एक महिला भी थी। सीसीटीवी में कैद हो गए हैं ये बदमाश। वहीं बता दें कि एटीएम में करीब 7 लाख से ज्यादा का कैश मौजूद था और सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में देर रात लग्जरी गाड़ी में आए बदमाशों ने एटीएम को काटकर उसमें से करीब 7 या 8 लाख रुपए से अधिक की नकदी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद खेड़ली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें एक महिला लेडी डॉन भी हाथ में बंदूक लेकर खड़ी हुई नजर आ रही है। पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर, ये उस एटीएम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज है जिसमें ये चोरी की पूरी वारदात कैद हो गई है। इसी फुटेज के आधार पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने करीब 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। में रात को कुछ 4-5 लोग आए हैं, उन्होंने जो है एटीएम को डिस्ट्रॉय करके उसके अंदर से जो है जो अवेलेबल कैश था वो लेके चले गए। गैस कटर यूज करके काट दिया एटीएम को और उसको जो है मतलब ले गए पैसा उसमें। कितने बजे की घटना होगी सर ये रात को अराउंड 3 से 3:30 बजे की बात है। और जयपुर में लूट की वारदातें थम नहीं रही हैं। शहर के मुहाना इलाके में बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने खुद को सीएमएचओ बताया और फिर एक डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर कर्मचारी को बंधक बनाकर 50,000 रुपए की लूट की। लूट की वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें नजर आ रहे बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। जयपुर से खबर, यहां बदमाशों ने क्लिनिक में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। बोलेरो में सवार होकर आए बदमाशों ने खुद को सीएमएचओ बताया और फिर एक डॉक्टर की क्लिनिक में घुसकर कर्मचारी को बंधक बनाकर 50,000 रुपए की लूट की। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसमें ये बदमाश नजर आ रहे हैं और इन बदमाशों की तलाश में अब पुलिस जुट गई है। आगे बढ़ेंगे और धौलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, डीएसटी की टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार के साथ 10 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि किसी वारदात करने की फिराक में ये घूम रहे थे आरोपी, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना क्षेत्र में ये कार्रवाई की गई।
कंचनपुर थाना प्रभारी के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। बदमाशों पर शिकंजा। तो कंचनपुर थाना क्षेत्र में डीएसटी की टीम और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और अवैध हथियार के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध हथियार के साथ 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। बता दें कि किसी वारदात करने की फिराक में ये लोग घूम रहे थे, जिन पर डीएसटी टीम और पुलिस ने कार्रवाई की और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों के पास से एक अवैध हथियार और 10 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और भीलवाड़ा में भी बेखौफ बदमाशों का आतंक देखने को मिला है। यहां वॉक पर निकली एक लड़की से सोने की चेन लूटी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने इस पूरी वारदात को बता दें अंजाम दिया। सुभाष नगर थाना क्षेत्र की यह घटना है, जहां बाइक सवार बदमाशों ने एक वॉक पर निकली लड़की से सोने की चेन लूट ली। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो चलिए अब आपको सीधा ले चलते हैं। पीएम मोदी जब अब डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात पीएम मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दी जा रही है। to note the commercial banks both in the public and private sector have responded very positively to this initiative. 75 DOs, that is digital banking units, have been set up in a record 6 months time in 75 districts spread across the country to commemorate 35 years of our independence. Our focus is to harness the benefits of technology and innovation in the banking space. The establishment of DBUs is a step to further augment the digital infrastructure in the country. This will act as an enabler in the digital ecosystem and will improve customer experience by facilitating seamless banking transactions. The DBUs will also augment our effort to promote financial inclusion by providing banking services in a paperless, efficient, safe and secure environment. The specific financial services to be provided by the DBUs include, among various other things, savings, credit, investment. एक बड़ी खबर आपको बता दें, यहां आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हथकड़ शराब के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में यहां दबिश दी गई और 22 भट्टियों और 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव में यहां दबिश दी गई और 22 भट्टियों और 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया। जिला आबकारी अधिकारी के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई की गई। 12 से ये बड़ी खबर, हथकड़ शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 22 भट्टियों और 5000 लीटर वॉश को नष्ट किया गया है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे चुरू की। चुरू जिले की राजगढ़ तहसील के गांव खेरू में मां की पिटाई से नाराज होकर 16 साल की बेटी ने कीटनाशक पी लिया। गंभीर हालत में उसे राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में लाया गया है। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने आपातकालीन वार्ड पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बहरहाल नाबालिग की हालत गंभीर बताई जा रही है। और कोटा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 200 करोड़ की महाठगी के मामले में अपडेट आपको बता दें कि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। मुख्य आरोपी को पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती। 10,000 के नामी आरोपी सीएमजी हरिओम सुमन का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं मामले में 9 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। 2,500 लोगों के साथ अपेक्षा चिटफंड कंपनी ने इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। लोगों के साथ करीबन 200 करोड़ की ठगी की गई थी इस चिटफंड कंपनी के द्वारा।
वहीं पूरे मामले में एक विशेष एसआईटी की टीम गठित की गई जो अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामले में 9 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के लिए मुसीबत बना हुआ है क्योंकि ये मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर। ग्रुप के इस प्रकरण में हरिओम सुमन है, एक मुख्य अभियुक्त है जो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस रेंज कोटा द्वारा 10,000 रुपये का इनाम घोषित है। उसकी तलाश के लिए टीमें रवाना की हुई हैं और उसकी तलाश के हर संभव प्रयास जारी हैं। जो अपेक्षा ग्रुप में जो ज़मीनों से संबंधित खरीद फरोख्त इनके द्वारा की गई है, उस खरीद फरोख्त करने वाले जो डायरेक्टर थे उनमें उसकी मुख्य भूमिका थी और वो ही ज़मीन से संबंधित सौदे खरीदना और उसमें प्लानिंग काटना, उस तरह उसके दस्तावेज तैयार करना, उसमें उसकी महत्वपूर्ण भूमिका। और गुजरात के अहमदाबाद से बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के बेरोजगारों का अहमदाबाद में प्रदर्शन जारी है। अहमदाबाद में 14 दिन से जारी है इन बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन। सैकड़ों बेरोजगारों ने अहमदाबाद की तरफ रुख किया है। 17 और 18 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन की रणनीति बनाई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। वहीं सीएम अशोक गहलोत का भी 17 और 18 अक्टूबर को गुजरात दौरा है। पिछले 14 दिन से युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। पहली दांडी यात्रा, उसके बाद गुजरात अहमदाबाद में महापड़ाव, लेकिन अभी तक 14 दिन से कांग्रेस सरकार ने सुध तक नहीं दी। लेकिन यहाँ 11 मंत्रियों को चुनाव में प्रभारी बनाया गया है और राजस्थान के युवा बेरोजगार जिन्होंने यहाँ डेरा डाला है वो इंतजार कर रहे हैं 11 मंत्रियों का। उनका जोरदार स्वागत हम करेंगे, यानी कि सभाओं में जाकर विरोध स्वरूप उनका जोरदार स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, उनका भी वेलकम स्वागत है। राजस्थान के युवा बेरोजगार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी अभिभावक हैं। उम्मीद है कि युवाओं से मिलकर वो न्याय प्रदान करेंगे। और राज्य स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता को लेकर खबर बता दें, यहां राज्य स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ हुआ है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आज से शुभारंभ होगा। सीएम अशोक गहलोत इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे शाम 5 बजे। बता दें कि इस प्रतियोगिता का उद्घाटन होगा शाम 5 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री अशोक चांदना करेंगे। वहीं कृष्णा पूनिया विशिष्ट अतिथि होंगी इस कार्यक्रम की। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के अंतिम चरण में 16 से 19 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ आज से होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में शाम 5 बजे समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता खेल मंत्री अशोक चांदना करेंगे। समारोह में ओलंपियन और राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णा पूनिया बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। और ग्रामीण ओलंपिक को लेकर लापरवाही सामने आई है। बता दें कि फाइनल मुकाबले को लेकर लापरवाही सामने आई। अलग अलग जिलों की टीमें जयपुर पहुंची हैं। वहीं कई खिलाड़ियों की ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। अलग अलग होटल में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था, लेकिन नागौर टीम को होटल में बुकिंग को लेकर काफी परेशानी हुई। खिलाड़ी काफी देर तक परेशान यहां होते नजर आए। बड़ी लापरवाही ग्रामीण ओलंपिक को लेकर, फाइनल मुकाबले को लेकर ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अलग अलग होटलों में खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था। जयपुर अलग अलग जिलों की टीमें पहुंची हैं और यहां खिलाड़ियों को ठहराने के लिए इंतजाम किया गया था अलग अलग होटल्स में, लेकिन नागौर की टीम को होटल में बुकिंग को लेकर परेशानी हुई। और अब बात करेंगे अजमेर की, जहां अजमेर वासियों को एलिवेटेड रोड की सौगात मिली है। एलिवेटेड रोड की सुविधा आज से शहर वासियों को मिलना शुरू हो गई है। इसकी एक भुजा पर आज से एक तरफा यातायात शुरू कर दिया गया है। 250 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एलिवेटेड रोड का एक तरफ का काम मार्टिंडल ब्रिज से लेकर गांधी भवन और पुरानी आरपीएससी तक का पूरा हो चुका है। शुरुआती दौर में इस एलिवेटेड रोड के एक तरफ के रोड को सुबह 6 से शाम 6 बजे तक ही आवागमन के लिए खोला गया है। से एक सप्ताह पहले स्मार्ट सिटी अजमेर को बड़ी सौगात मिली है। ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाते हुए एलिवेटेड रोड का आज से
जो एक तरफ का यातायात है उसे शुरू कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक के लिए यानी कि 12 घंटे के लिए इस एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक को शुरू कर दिया गया है। इस जो करीब 250 करोड़ की स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य आज से करीब 4 साल पहले शुरू हुआ था और कोविड के चलते निर्माण कार्य में थोड़ी रफ्तार में कमी आई थी, लेकिन अब इसका एक भुजा जो है जो मार्टिनल ब्रिज से लेकर पुरानी आरपीएससी तक करीब 2.6 किलोमीटर लंबा है वो जो है वो पूरा हो चुका है और आज इसको शहरवासियों को सौगात के रूप में सौंप दिया गया है और ट्रैफिक यहाँ पर शुरू कर दिया गया। जो दूसरी भुजा है जो गांधी भवन से लेकर नसिया तक जाती है उसका काम अभी जारी है, उसमें 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा। शहरवासी इसको लेकर काफी उत्साहित है। देखिए आप यहाँ पर मॉर्निंग वॉक जो है वो साइकिल से भी की जा रही है और हम बात करेंगे कुछ लोगों से कि ये शहर को जो सौगात मिली है एलिवेटेड रोड की इसको किस रूप में आप देखते हैं। मैं नियमित रूप से 10 किलोमीटर साइकिल चलाता हूं। कल जब मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि आरपीएससी से बाटा तिराहे वाली रोड एक भुजा चालू होगी, मैं सुबह 6 बजने में 5 मिनट कम पे यहाँ आ गया था और मैंने 3 चक्कर लगाए। तीनों बार में मुझे 7 से 7.5 मिनट लगे पहुँचने में और रोड बहुत अच्छा बना है। मैं चाहता हूँ जिला प्रशासन से निवेदन करूँगा कि दूसरी भुजाएं भी समय से चालू करें ताकि त्योहारों को टाइम दिक्कत नहीं आवे, प्रतियोगिता परीक्षा के दौरान भी आम जन को दिक्कत नहीं आवे और यातायात व्यवस्था सुगमता से चलते रहे। ये जो ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या लगी थी, कचहरी रोड, स्टेशन रोड, खाईलैंड मार्केट, यहाँ लगातार जाम रहता था, उससे आपको लगता है इस एलिवेटेड रोड बनने से बहुत फायदा मिलेगा? निश्चित रूप से 50% तो फायदा मिलेगा क्योंकि आज भी अपने अजमेर की पब्लिक की धारणा है कि कोई भी चीज़ खरीदनी हो तो गांधी भवन, नया बाजार, चूड़ी बाजार में रहते हैं, फिर भी 50% फर्क पड़ेगा इससे। तो देखिए अजमेर की यातायात समस्या के समाधान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। 250 करोड़ की लागत से आज से करीब 4 साल पहले ये निर्माण कार्य जो है वो शुरू हुआ था। करीब 2.5 किलोमीटर की एक तरफा की भुजा जो है वो तैयार हो गई है। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का ट्रैफिक जो है इस पर वन साइडेड शुरू कर दिया गया है। चूंकि अभी इस एलिवेटेड रोड पर रोड लाइट लगने का काम होना बाकी है, इस लिहाज से रात के समय में यहाँ पर ट्रैफिक को नहीं अनुमति किया गया है, लेकिन इसके अलावा सुबह से लेकर शाम तक का ट्रैफिक इस पर रहेगा। और आप देख सकते हैं लोगों ने अब यहाँ पर जो है वाहन लेना शुरू कर दिया है। कई लोग यहाँ से सेल्फी ले रहे हैं। शहर की एक अलग ही नया लुक जो है शहर का वो यहाँ से देखने को मिलता है। तो एक अलग तरह का रोमांच जो है वो अजमेर वासी इस एलिवेटेड रोड के जरिए महसूस कर रहे हैं और ये शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और अब शहरवासियों को इंतजार है कि जो दूसरी भुजा है जिस पर काम लगातार जारी है, कुछ जगहों पर गार्डर्स लगना बाकी है, जो गांधी भवन से लेकर नसिया तक का रोड है वो सेकंड भुजा है इसकी जिस पर काम अभी जारी है। उम्मीद यही की जा रही है कि 2 से 3 महीने में यानी कि नए साल में वो भुजा भी बनकर तैयार हो जाएगी और नए साल के आगाज के साथ अजमेर को एलिवेटेड रोड संपूर्ण रूप से यातायात के सुचारू और सुगम के रूप में समर्पित हो जाएगा। अभिजीत दवे, न्यूज़ 18 अजमेर। और जयपुर में भूकंप जैसी आपदा से बचाने के लिए एक मॉक ड्रिल रखा गया। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन पर शनिवार रात्रि 11 बजे भूकंप जैसी आपदा से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल किया गया। रिहर्सल के दौरान रेस्क्यू टीम भूकंप की जानकारी के 10 से 12 मिनट में मौके पर पहुंच गई। इस ऑपरेशन में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, फायर, चिकित्सा विभाग के साथ साथ मेट्रो प्रशासन कितना अलर्ट है, इस उद्देश्य के साथ ही ये मॉक ड्रिल किया गया। किसी प्राकृतिक आपदा से किस तरीके से बचा जा सकता है, ये आज जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जयपुर मेट्रो प्रशासन है उसका जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। एक तरीके की ये मॉक ड्रिल है। इसके माध्यम से जो यहाँ पर सूचना मिली थी कि यहाँ पर भूकंप अर्थक्वेक आया है, उसके बाद में जो राहत बचाव कार्य जारी है। आप ये देख रहे हैं कि मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर एक रस्सी की मदद से जो लोगों को यहाँ पर जो कैजुअलिटी हुई है उसे यहाँ पर सुरक्षित उतारा जा रहा है। आप देख रहे हैं तमाम एसडीआरएफ की टीम है। जैसे ही टीम को यहाँ पर सूचना मिलती है टीम यहाँ पर क्विक रेस्पॉन्सर यहाँ पर आती है। किस तरीके की सर ये मॉक ड्रिल की जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ उद्देश्य है? ये जयपुर मेट्रो के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जो मेट्रो कॉरपोरेशन की जो भी इमरजेंसी टीम है सबके साथ मिलकर के आज अर्थक्वेक के ऊपर जो है ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसमें यदि अर्थक्वेक आता है और किसी टाइप की कॉलेप्स होता है तो उसमें यदि मेट्रो पिलर क्रैक हो सकता है, स्टेशन क्रैक हो सकता है, सीढ़ियाँ क्रैक हो सकती है, तो उसमें जो फंसे हुए यात्री हैं उनको किन किन विधियों से निकाल सकते हैं वो सभी विधियों की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, उनको दिखाया जा रहा है अलग अलग टाइप से, जिसमें रॉक रेस्क्यू के माध्यम से। तो पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिजिटल बैंकिंग यूनिट की सौगात देने जा रहे हैं। मंत्रालयों के सचिव
देश के अलग अलग कोने में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के लोग जो इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं, अर्थनीति से जुड़े सभी जानकार, बैंकिंग सेक्टर के एक्सपर्ट्स, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, इसके शुभारंभ के इस अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश डिजिटल इंडिया के सामर्थ्य का फिर एक बार साक्षी बन रहा है। आज 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स देश के 75 जिलों में धरातल पर उतर रही है। मैं इस मिशन से जुड़े सभी लोगों, हमारे बैंकिंग सेक्टर को, हमारे आरबीआई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारत के सामान्य मानवी के जीवन को आसान बनाने का जो अभियान देश में चल रहा है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स उस दिशा में एक और बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक ऐसी विशेष बैंकिंग व्यवस्था है जो मिनिमम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मैक्सिमम सेवाएं देने का काम करेगी। ये सेवाएं कागजी लिखापट्टी और झंझटों से मुक्त होगी और पहले से कहीं ज्यादा आसान होगी। यानी इनमें सुविधा होगी और एक मजबूत डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा भी होगी। तो यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, फौरन लौटेंगे।